हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय इला क्रांति मैम के साथ। और मैं हूं आपकी मैम इला क्रांति। आज मैं लेकर के आ गई हूं आप लोगों के लिए सेकंड मॉडल पेपर जो हम कर रहे हैं, इसका पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं। और आज जो क्वेश्चंस हम करेंगे डेफिनेटली आपके डेरिवेटिव टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर देंगे ताकि सारे बच्चे डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कर पाए, मॉडल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि एग्जाम के पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेकर के आ रही हूँ, साथ ही साथ आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे मैं आप लोगों के लेकर लेकर आऊंगी। राइट, तो बिना देर के हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हम कर रहे हैं मॉडल पेपर एनालिसिस जो कि 2025 के एग्जाम के सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% सक्सेस की तैयारी आपकी हो जाने वाली है। और आप जो है मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम एक बार वापस से क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि सेकंड मॉडल पेपर में हम अनिल के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व हम यहाँ पर कर रहे हैं। और आज जो हम करने वाले हैं, आप देख पा रहे हैं, आप आई होप कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चंस है ये आज हम करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। बायोसेवर्ट का नियम, ये सारे क्वेश्चंस आप जल्दी से एक बार फटाफट से देख लो, एक नजर देख लो फटाफट, जब तक कि मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रही हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है बायोसेवर्ट लॉ जो हमको सॉल्व करना है। ओके, हाँ जी, आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ से सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। बायोसेवर्ट का नियम लिखना है आपको, और उसके सदिश रूप को जो है यहाँ पर उसको भी आप लोगों को लिखना है। अब यहाँ पर ये सवाल आपको 3 नंबर के लिए पूछा गया है, तो 3 नंबर के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे प्रश्न किया गया। अगर यही प्रश्न 5 नंबर का होता तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी अनुप्रयोग को सॉल्व करने के लिए पूछता। राइट, अब यहाँ पर जो पूछा गया प्रश्न में, तो सबसे पहले अगर बायोसेवर्ट के नियम की बात करें तो ये सवाल हमारा पिछले मॉडल पेपर में भी आया था। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर मॉडल पेपर में ये सवाल मिलने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, बायोसेवर्ट नियम जब लिखना है हमें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी। अगर मान लो कि हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई, हमने देखा कि भाई इस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो जहां तक कि चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाएगा वो आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन अगर इसका गणना अगर हमको करना है, इसका सूत्र अगर हम लोगों को निकालना है, तो उसके लिए बायोसेवर्ट जी ने नियम दिया। बायोसेवर्ट नियम उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे विद्युत, हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पार्ट पढ़ते थे, स्थिर विद्युत का जो पार्ट पढ़ते थे, तो वहां पर कूलाम का नियम जितना जरूरी था उतना ही जरूरी यहाँ पर आपका बायोसेवर्ट का नियम भी है। क्योंकि हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकालेंगे, जिसका आगे चल करके यूज होता चला जाएगा, और आप जो है चुंबकीय क्षेत्र का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मान लो कि तार में जो धारा बह रही है ये आई धारा बह रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जहां तक ये भी चुंबक का प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर एक कोई बिंदु P ले लेते हैं, इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र अगर हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए बायोसेवर्ट के नियम में बायोसेवर्ट जी ने क्या बताया कि हमको तार का एक छोटा सा हिस्सा यानी कि अल्पांश हमें लेना है। अब तार का छोटा हिस्सा यानी कि अल्पांश ही क्यों लेना है, क्योंकि तार की लंबाई मान लो कि L लंबाई की तार है या अनंत लंबाई की तार है, वहां पर तार की लंबाई स्पेसिफाई नहीं है, या फिर तार की लंबाई के लिए पूरे तार की वजह से P बिंदु पर कोई चुंबकीय क्षेत्र हम स्टार्टिंग में नहीं ज्ञात कर सकते, तो उसके लिए हमको छोटा सा अंश अल्पांश हमको लेना होगा, ताकि P बिंदु पर इस अल्पांश को हम DL नाम देंगे, जो कि एक सदिश राशि होता है। इस अल्पांश के कारण P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा आपका DB। अब देखो क्या क्या मैटर करेगा यहाँ पर, तो जब हम इस डीबी का कैलकुलेशन करेंगे, तो डीबी के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले ये अल्पांश की जो वैल्यू है वो मैटर करेगी। उसके बाद जो तार से धारा बह रही है ये मैटर करेगी। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पर निर्भर कर रही है, धारा पर निर्भर कर रही है। इसके बाद किस पर निर्भर कर रही है, तो इसके बाद यहाँ पर जो अल्पांश से P बिंदु की जो दूरी हम लोगों ने लिए है, ये भी एक सदिश राशि है। आपने स्थिति सदिश या विस्थापन सदिश के बारे में देखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा,
ये r दूरी पर डिपेंड कर रहा है, पर ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेगा, बिल्कुल कूलाम के नियम की तरह। जैसे कूलाम का नियम आपके व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है यहाँ पर dl और जो हमारा जो यहाँ पर विस्थापन सदिश हमने r जो लिया है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा। ठीक है, तो ये कोण आप देख पा रहे हैं किसके किसके बीच का कोण है, तो ये आपके जो dl है और आपके जो आपका विस्थापन सदिश r है, इसके बीच का कोण। इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि ये जो हमारा dl हम लोगों ने लिया है और ये जो r दूरी है, तो यहाँ पर जो dl की दिशा है, इस dl की दिशा भी किसकी दिशा में होगी, तो जिस दिशा में आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, उसी दिशा में आपकी क्या होगी, dl की दिशा होगी। ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई, आर जो हो गया, आर हो गया। अब इन दोनों के बीच का कोण, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है उसके ज्या यानी कि साइन थीटा के समानुपाती होता है आपका क्या, तो डीबी। हम देख पा रहे हैं कि इन चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है और यहां से हमको मिलता है क्या, यहां से अगर जब इन चारों जो पॉइंट्स है, इन चारों जो समीकरण है, इसको जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, बायो-सैवर्ट का नियम। और इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, डी बी बराबर समानुपाती है किसके, आई डी एल साइन थीटा बटे आर के वर्ग के। अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह डेफिनेटली आपको हटाना होगा। जैसे ही आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक नियतांक मिलेगा। वो नियतांक का मान जो होता है वो क्या होता है, डीवी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर का वर्ग। ये म्यू नॉट बटे 4 पाई जो है, ये आपके क्या है, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपका नियतांक है। यहाँ पर जो म्यू नॉट है ये आपका क्या है, तो वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। और म्यू नॉट बटे 4 पाई की अगर हम बात करें तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 10 की घात -7। तो जब भी आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे होते हैं तब आपको ये वैल्यूज जो है वो रखनी होती है। अब ये आपका क्या हो गया, तो ये आपके बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार आपका समीकरण हो गया, जिससे आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको पूरे लाइन के लिए कैलकुलेट करना है तो पूरे लाइन के लिए कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों पक्षों में समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों में समाकलन करते ही क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आई साइन थीटा बटे आर का वर्ग, और ये डीएल के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, समाकलन लंबाई के रिस्पेक्ट में, और आपको पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो आपका मतलब कि सदिश रूप में नहीं है। बायो-सैवर्ट का नियम फॉर्मूला है आपका, जिसमें मेन जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारा ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब जब इसको सदिश स्वरूप में व्यक्त करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सबसे पहले तो ऊपर लिख लीजिए बायो-सैवर्ट के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पर डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का वर्ग। अब इसको सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हमको यहाँ पर एकांक सदिश लेना होगा, और जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, एकांक सदिश लेंगे, मतलब कि जो हमारा विस्थापन सदिश जो डिस्टेंस है हमारा आर कैप, उसको एकांक सदिश के रूप में हम यहाँ पर लेंगे। अब क्योंकि आप लोगों को पता है एकांक सदिश बराबर क्या होता है, सदिश बटे मॉड ऑफ सदिश आर बटे मॉड ऑफ आर। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब सदिश स्वरूप में बदलने के लिए इस वैल्यू को हमको यहाँ पर रखना होगा इक्वेशन में। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट बटे 4 पाई क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका आई डी एल साइन थीटा, और ये आपका क्या हो गया, ये आर का वर्ग, यहाँ पे सदिश आर बटे ये मॉड ऑफ आर। ठीक है, अब इन दोनों को जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर की घात 3 हो जाएगा नीचे में, और ये जो ऊपर का हिस्सा है म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये आप कैसे लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं आई, अब ये डी एल और ये आर, ये दोनों सदिश रूप में, और साथ में क्या हो गया साइन थीटा बटे बटे में क्या हो जाएगा आर की घात 3, और ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब इसको हम क्या करेंगे, डी एल आर साइन थीटा जो है इसको क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा कि सदिश रूप में जब भी साइन थीटा के साथ दो सदिश राशियां होती है तो उनको सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिखते हैं। और यहां से आपका इक्वेशन हो जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर की घात 3, और ये हो जाएगा आपका डीएल क्रॉस आर। ठीक है, अब ये आपका हो गया क्या, सदिश स्वरूप, जिसमें आपको क्या करना था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आपको व्यक्त करना था। ठीक है, तो प्रॉपर जो भी मैंने आपको डेरिवेशन बताया है और इसके साथ जो मैं थ्योरी आपको समझाते हुए चली गई हूँ, इस थ्योरी को आपको प्रॉपर अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी कि जब भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ
आप जरूर क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ओके, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एम्पियर का परिपथीय नियम जैसे कि लिखना है। तो सबसे पहली बात कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो आपने इससे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए बायो सेवर्ट का नियम देखा था। ओके, एक मिनट जस्ट। ओके, आई एम रियली सॉरी। तो कंटिन्यू करते हैं। बायो सेवर्ट का नियम हम लोगों ने देखा था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखने के लिए। एम्पियर के परिपथीय नियम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए ही समीकरण या सूत्र दे रहा है। ये बायो सेवर्ट के नियम का वैकल्पिक रूप है। क्या है? बायो सेवर्ट के नियम का वैकल्पिक रूप। जैसे कि आपने कूलाम का नियम और गॉस का नियम पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम और एम्पियर का परिपथीय नियम जो है चुंबकीय क्षेत्र के लिए लागू होता है। राइट, तो सबसे पहली लाइन आपको लिखना है कि बायो सेवर्ट का वैकल्पिक नियम है। इसको जो अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगी, एक तार है, अगर मान लो कि इस तार में धारा बह रही है आई, तो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ इसके चुंबकीय क्षेत्र, मान लो कि इतनी दूरी तक के इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसको हम काल्पनिक लूप यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं एम्पीरियन लूप। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं, एम्पीरियन लूप। जैसे हम गॉसियन सरफेस, है ना, गॉसियन सरफेस बंद सरफेस जैसे कि कंसिडर करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोगों को बंद लूप कंसिडर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा इस बंद वक्र के लिए, या फिर बंद लूप हम कह सकते हैं, इसके लिए होगा, जिसको हम एम्पीरियन लूप नाम दे रहे हैं। अब एम्पियर का परिपथीय नियम जब लिखना है तो एम्पियर जी ने अपने परिपथीय नियम के अनुसार क्या कहा कि किसी भी बंद वक्र के लिए, क्या, किसी भी बंद वक्र के लिए, ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन मतलब कि जो लूप हम लोगों ने लिया है, ठीक है, उस लूप, उस बंद वक्र के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो वो बंद वक्र जो है बिल्कुल अगर मान लो कि किसी वृत्त की परिधि की जैसे कि बात करते हैं तो क्या होती है, 2πr, वो लेंथ ही है, टोटल वृत्त की परिधि, वृत्त के चारों तरफ का लेंथ ही है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी लंबाई की बात हो रही है, इसलिए हम रेखीय समाकलन जो कर रहे हैं इसको हम डीएल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेखीय मतलब डीएल, और रेखीय समाकलन मतलब कि जो हमने समाकलन का चिन्ह लगाया है और जो बीच में यहाँ पर बंद वक्र बनाया है हम लोगों ने, एक छोटा सा जो वृत्त बनाया है, ये बंद लूप या फिर बंद वक्र को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार फिर से समझा रही हूं कि किसी भी धारावाही तार में अगर विद्युत धारा आई अगर बह रही है तो उसके लिए अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें ज्ञात करना है तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी भी बंद वक्र के लिए बंद वक्र के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन क्या होता है, इस बंद वक्र से जितनी क्वांटिटी में, जितने अमाउंट में जो धारा बह रही है इसके म्यू नॉट गुना होता है। राइट, जैसे कि हमने विद्युत फ्लक्स जो हो था वो क्या था, आवेश के 1/ε0 गुना था, वो हमने विद्युत क्षेत्र के लिए देखा था। यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए देख रहे हैं, धारा का म्यू नॉट गुना है। म्यू नॉट क्या है, तो यहाँ पर निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। राइट, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। अब यहाँ पर हमें एम्पियर के परिपथीय नियम को सिद्ध भी करना है। एग्जाम में कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी इस कॉन्सेप्ट को समझा लेने के बाद। तो अगर आपको यहाँ पर इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए काफी सिंपल है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मान लो कि आप यहाँ से इस लूप में चलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो इस लूप की जो परिधि है वो आपकी क्या हो जाएगी, इस लूप की परिधि 2πr, मतलब कि जो आपका यहाँ पर रेखीय समाकलन हो रहा है ये क्या है, आपका 2πr के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे, इस तरीके से आप क्या करेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम को आप सिद्ध करेंगे। कैसे कर सकते हैं, एक बार मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्या करना है कि मतलब कि आपको डेफिनेशन लिखना है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, जो कि मैंने आपको समझाया। इस हिस्से को लिख लेने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हर एक चीज को जो आपने नियम में लिखा है उसको आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद आपको इसका प्रूफ लिखना होगा, जिसके लिए सबसे पहले आप क्या लेंगे, तार की लंबाई XY आप लेंगे, है ना। अब उसके बाद आप यहाँ पर बल रेखाओं के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, एंड इसके बाद जब चालक से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P हम ले रहे हैं, इसके लिए अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमारे पास सूत्र या फिर समीकरण पहले से है।
ठीक है, तो मतलब कि ये जो वैल्यू है वही आपकी क्या आएगी, जब आप एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर कैलकुलेट करेंगे, तो जो बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार सीधे धारावाही चालक तार के लिए आपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपने जो कैलकुलेट करी है, बिल्कुल वही मान आना है और इसी को हमको प्रूफ करना है। तो चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने वृत्त कंसिडर किया है, एम्पीरियन लूप जिसे हम कह रहे हैं, वो आर त्रिज्या का वृत्त है और अगर हम इस वृत्त में क्या ले रहे हैं, डीएल अल्पांश अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र और डीएल की दिशा क्या होगी, एक समान होगी, क्योंकि जिस दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये आपके दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, मतलब अगर आपकी धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो वृत्त होगा जिसमें डीएल अल्पांश लेंगे, तो उस डीएल अल्पांश की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, मतलब तार के चारों तरफ जिस दिशा में आपका संकेंद्रीय वृत्त बनाता हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, बिल्कुल उसी की दिशा में होगी। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के बीच का कोण आपका क्या हो गया, 0 डिग्री। ठीक है भाई, हो गया। तो अगर मान लो कि जो लेफ्ट वाला पार्ट हम लोगों ने लिया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, अगर हम इसको सॉल्व करते हुए लिखेंगे तो आपका ये जो बी और डीएल कॉस थीटा अगर हम लिखेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो थीटा कोण, क्योंकि क्या है 0 डिग्री है, तो यहां से आपका जो कोण है वो हट गया, तो बचा क्या, ये आपका अदिश रूप में बचा। पहले ये दोनों सदिश रूप में थे, अब क्या बचा, ये अदिश रूप में बचा। अब ये क्योंकि अदिश रूप में बचा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो हम लोगों ने समीकरण निकाला था, कहां से, बायोसेवर्ट के नियम से, वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रख दी है। ठीक है, उस वैल्यू को जैसे ही हम लोगों ने रखा, रखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डीएल के रिस्पेक्ट में जब हम यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने एम्पीरियन लूप लिया है वो क्या है, एक वृत्त ही है, और वृत्त के लिए जो त्रिज्या है वो आर, मतलब इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, समाकलन डीएल बराबर 2 पाई आर हम लोगों ने लिया, क्योंकि यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर आर क्या है, तो ये आर जो है आपके वृत्त की परिधि है, सॉरी आपका आर जो है वृत्त की त्रिज्या है, जिसके लिए हम परिधि लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि ये 2 पाई आर और 2 पाई आर जब हम लोगों ने ये वैल्यू जब हम लोगों ने रखा, तो क्या हो रहा है, ये कैंसल आउट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जो डीएल का समाकलन किया वो वैल्यू भी हम लोगों ने लिख दी, और यहाँ से हम लोगों का ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरीके से एम्पियर का जो परिपतीय नियम है, इसकी व्युत्पत्ति हम लोगों ने कर ली, कि जो हम लोगों ने नियम यानी कि परिभाषा में जो हम लोगों ने बताया था, वो चीज हमारा बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, सिद्ध कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्पियर का परिपथी नियम। यह नियम केवल ऋजु रेखीय चालक या वृत्तीय पथ के लिए ही सत्य है ऐसा नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के बंद वक्रीय पथों के लिए आपका ये क्या होगा, नियम सत्य होगा। जैसे कि गॉस का जो नियम था वो किसी वृत्त के लिए ही नहीं था, वो किसी भी आकृति या किसी भी आकार के जो हमारा आयतन है उन सब के लिए क्या था, सत्य था। ठीक है, सभी धारा समूहों तथा सभी प्रकार के चुंबकीय क्षेत्रों के लिए यह सत्य है, और यही आपका क्या है, व्यंजक जो हमको सिद्ध करना था। तो 3 नंबर का सवाल आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो समय का ध्यान रखते हुए आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, बढ़ना है आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर चैप्टर 9 से प्रकाश के व्यतिकरण, सॉरी चैप्टर 10 से है ये क्वेश्चन आपका, यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हो। चैप्टर 10 से आपका क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित आपको 4 आवश्यक शर्तें लिखनी है। बेटा यही जो प्रकाश का व्यतिकरण है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर डाउट सेशन का लेक्चर देखा होगा तो वहां पर भी व्यतिकरण से रिलेटेड 5 नंबर का सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर ये सवाल आपका 3 नंबर का है, तो केवल शर्त पूछा है। अगर इसी प्रश्न को 5 नंबर का अगर हमें बनाना है तो उसके लिए आपको प्रकाश का जो व्यतिकरण है उसको भी आपको समझाने के लिए पूछ देगा, और साथ ही साथ आपको शर्त लिखने के लिए बोल देगा। तो हमने जो है शर्त से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, इसलिए मैं क्विकली एक्सप्लेन करते हुए बढ़ूंगी। देखो बहुत सिंपल है कि प्रकाश का व्यतिकरण होता कब है, तो मान लो कि हमारे पास प्रकाश के 2 स्रोत हैं, और उन 2 स्रोतों से अगर प्रकाश की किरण आ करके क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर जब अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण की जो घटना है वही आपका क्या कहलाती है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। और प्रकाश के लिए जो अध्यारोपण की घटना हो रही है वो केवल कुछ कंडीशंस पे ही घटेगी। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले तो भाई सारे क्वेश्चंस को एक बार पॉज करके आपको जरूर ट्राई करना है। 5 मिनट कम से कम आप हर क्वेश्चन को ट्राई करें, अपने आप को 5 मिनट का समय दें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, या फिर जो हल बताने के बाद, सॉल्यूशन बताने के बाद भी कम से कम हर प्रश्न के लिए आपको 5 मिनट का समय लेना है, और सॉल्यूशन आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है।
आगे इस सॉल्यूशन के लिए मैं अगर इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको सॉल्यूशन बताऊं तो 4 शर्तों की हम बात कर रहे थे। तो भाई होना क्या चाहिए, सबसे पहली शर्त जो है व्यतिकरण की घटना तभी संभव है, जो प्रकाश स्रोत की मैं बात कर रही हूँ वो प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, तो ये प्रकाश स्रोत जो है वो आपके एक वर्णी होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो प्रकाश की किरण आ रही है वो एक वर्णी होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो है और क्या होना चाहिए, एक वर्णी के साथ साथ जो है आपके जो दोनों की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति जो है ना, क्या जो आपकी तरंग दैर्ध्य वो और आवृत्ति की जो हम बात कर रहे हैं वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, दोनों स्रोतों के लिए जो प्रकाश किरणें हैं उनके लिए समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड शर्त हो गया। तीसरा शर्त ये हो गया कि दोनों एक ही कला संबंध में होने चाहिए। तो कला संबंध को समझाने से पहले एक बार मैं हल्का डायग्राम आपको बना के बताना चाहूंगी कि मान लो कि ये एक प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, यहाँ पर सरल आवर्त गति के रूप में हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया। अगर मान लो कि दूसरा वाला है तो बहुत ज्यादा आयाम में अंतर नहीं होना चाहिए, आयाम या तो समान या तो लगभग समान होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पर इसकी जो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य ये आपकी समान है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसके लिए जो आयाम है वो एक जैसा मतलब समान होना चाहिए या फिर लगभग समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या फिर लगभग समान होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, तीसरा शर्त हो गया। चौथे शर्त की अगर हम बात करें तो इनके लिए जो चौथा शर्त है एक कला संबंध में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जहां से शुरू हो रहा था पहला स्रोत का तरंग, वहीं से दूसरा स्रोत का भी तरंग शुरू हो रहा है। मान लो कि एक स्रोत से तरंग यहाँ से शुरू हुआ, दूसरे स्रोत से कुछ यहाँ इस तरीके से शुरू हुआ, तो इनके लिए हमको व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए व्यतिकरण की शर्त है कि दोनों का जो कला संबंध है वो बिल्कुल एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो 4 शर्तें हम लोगों ने लिख ली। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि जो प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी है, मतलब कि अगर मान लो कि ये आपका एक स्लिट, ये आपका दूसरा स्लिट, तो ये आपका एक प्रकाश स्रोत हो गया, ये आपका दूसरा प्रकाश स्रोत हो गया, तो इनके बीच की जो दूरी डी है ना ये भी कम से कम होनी चाहिए। कम दूरी होगी तभी हमको व्यतिकरण प्राप्त होगा। अगर बहुत ज्यादा डी की दूरी बढ़ गई तो वहां पर हम लोगों को व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक कि सारे मतलब मैंने शर्तें बता दी है। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगी कि दोनों तरंगों की दिशा समान होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर तरंगों की दिशा ये एक्स अक्ष की तरफ दोनों ही तरंगों की दिशा है, तो ये भी एक पॉइंट है कि समान दिशा में होनी चाहिए तरंगे। तो ये कुछ शर्तें मैंने आप लोगों को बताई है। थ्योरेटिकल फॉर्म में आप देख सकते हो कि आपको 3 नंबर के लिए लिखना कैसे है। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो सब कुछ आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर नोट डाउन कर सकते हैं। जो मैंने समझाया है वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए लिख कर लाया हुआ है कि एग्जाम में आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये भी आपका जो है क्या है, प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित है और यहाँ पर आपको प्रकाश के ध्रुवण का मेलिस का नियम लिखना है। ठीक है, तो 3 नंबर का सवाल है। अच्छा जी, तो प्रकाश का जो ध्रुवण है ये भी आपके 10वें अध्याय से आपके तरंग प्रकाशिकी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 नंबर का सवाल पूछा गया है, तो मैं आपको 3 नंबर के लिए ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बता रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रकाश का व्यतिकरण जैसा टॉपिक हो गया या फिर प्रकाश का ध्रुवण जैसा टॉपिक हो गया, इनके लिए अलग से वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि आपको प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित एक लेक्चर चाहिए। तो क्या करूंगी मैं कि उस लेक्चर में उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपको एक्सप्लेनेशन में उस लेक्चर में दूंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर कमेंट सेक्शन में अगर टॉपिक्स की डिमांड करेंगे उस टॉपिक को डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए लेक्चर के फॉर्म में लेकर आऊंगी और कोशिश करूंगी कि लेक्चर्स छोटे हों, क्योंकि आई नो कि आप ज्यादा बड़े लेक्चर्स एक बार में देखना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि सही बात है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन मैं आपको करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि मैं आपको मॉडल पेपर करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम 30 क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो कि किसी के एग्जाम में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हम कम से कम यहाँ पर 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके अथवा वाले हैं और इसीलिए आपको समय लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 घंटे का पेपर मैं आपको 3 घंटे में सॉल्यूशन बता रही हूँ।
कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश मेरी है, ताकि आपका समय बच सके और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की कर सके। ठीक है, तो इस प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। बहुत सिंपल शब्द में मैं आपको समझाना चाहूंगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक सभी बच्चों को ये लगता है, जबकि है बहुत सिंपल अगर आप इस चीज को इजी तरीके से समझ लोगे तो। क्योंकि हमको फिजिक्स को यहाँ पर इजी बनाना है। एक सिंपल एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि कोई टॉर्च है, तो आपको पता है कि जो प्रकाश की किरण है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये वो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये बताया जाता है कि प्रकाश की किरणें सभी तरफ चारों तरफ फैल रही है। या फिर अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य एक ऐसा प्रकाश स्रोत है जिससे जो प्रकाश की किरण है वो क्या होती है, चारों तरफ बराबर मात्रा में सभी तरफ फैलती है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, आपके पास जो भी प्रकाश है वो इस तरीके से है जो चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण से मतलब क्या है कि आप क्या करोगे कि इस लाइट को ऐसे एक मटेरियल से गुजारोगे जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहां से होगा क्या कि यहां से चारों तरफ फैल रही जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो जाएगी, ध्रुवित। अब ध्रुवित के लिए आप लोगों ने ऐसी कुछ देखा होगा घटना प्राकृतिक रूप से, जब लाइट स्कैटर हो रही होती है, या फिर आपने देखा होगा जो गाड़ी से लाइट निकल रही होती है वो, क्योंकि वहां पर जो हेडलाइट होता है उसमें जो है पोलेराइड ग्लास लगी होती है, मतलब कि प्रकाश को ध्रुवित करने वाला कांच लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चारों तरफ ना फैल करके वो क्या होती है, एक डायरेक्शन में फैलती है। क्या करती है, बिल्कुल एक डायरेक्शन में फैलती है। तो यहाँ पर कैसे फैलेगी कि मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पर एक पोलेराइड कांच, यहाँ पर हम ग्लास यहाँ पर रख रहे हैं, और प्रकाश जो चारों तरफ बराबर मात्रा में फैल रहा है उसको अगर हम यहाँ से गुजार रहे हैं तो ये क्या करेगा, किसी मतलब कि एक डायरेक्शन में बिल्कुल इस तरीके से फैलेगी, चारों तरफ ना फैल करके क्या हो रही है, देखो यहाँ पर चारों तरफ कैसे फैल रही है, यूं इस तरीके से। तो आपने इस तरीके का डायग्राम देखा होगा। जब हम क्या करते हैं उसको किसी पोलेराइड मटेरियल से मतलब पोलेराइड मटेरियल से गुजारते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गुजार रहे होते हैं। तो गुजारने के बाद वो क्या होता है कि किसी एक मतलब की दिशा में क्या होता है, फैलने लगता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलेराइड। अब या तो ये बिल्कुल एक दिशा में फैल रहा है, ठीक है, मान लो कि जैसे कि ये समतल है, ठीक है, तो मान लो कि ये समतल के यूं बस, जैसे कि आप अगर पेन देख पा रहे हो तो यूं इस तरीके से फैल रहा है। या तो फिर क्या करेगा, ये इस तरीके से फैलेगा। तो जब आप ये इस तरीके से फैलेगा तो आपको ये बिंदु रूप में दिखाई देगा। तो इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से कर सकते हो कि मान लो कि इसी का जब आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो यूं इस तरीके से बिंदु रूप में भी आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि अगर आप इस पेन को अब अपने नजरिए से आप देख रहे होंगे तो बिंदु रूप में दिखाई दे रहा होगा, जबकि ये बिंदु रूप में नहीं है, ये ऐसा है। राइट, तो जब इस चीज को मैं ऐसे रख रही थी, इस दिशा में प्रकाश को क्या कर रही थी, आगे विस्तार कर रही थी, तो यूं इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मैंने इसको ऐसे रख दिया तो बिंदु स्वरूप में दिखाई दिया। तो यही आपका क्या है, प्रकाश का ध्रुवण है। ठीक है, अब इस चीज को लिखना कैसे उसके बारे में भी मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊं कि आप यहाँ पर थ्योरी में देख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, जो प्राकृतिक प्रकाश है उसको ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। यहाँ पर क्या है कि जो ध्रुवित प्रकाश की तरंगे हैं वो एक ही समतल में कंपन करती है। मतलब कि मैं आपको जो दिखा रही थी वो क्या हो रहा था, यहाँ पर एक ही समतल में आपकी जो प्रकाश की किरण है वो क्या कर रही है, कंपन कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश। जैसे कि जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है, तो आप देख रहे होते हैं एक सिद्ध में निकलती है प्रकाश की किरण, है ना। तो वो क्या है, क्योंकि वो एक ही समतल में कंपन कर रही होती है, वो ध्रुवित प्रकाश आपका होता है। और समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसी तरंगों से बना होता है जिसमें सभी तरंगों के लिए कंपन की दिशा क्या होती है, बिल्कुल सभी तरंगों के लिए कंपन की दिशा यही होगी। जितनी भी तरंगे हो जाए, जितनी भी प्रकाश की किरण निकल जाए, सभी के लिए यही दिशा होगी, अलग दिशा बिल्कुल भी नहीं होगी। भौतिकी में ध्रुवण के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं। रेखीय ध्रुवण, वृत्ताकार ध्रुवण, दीर्घ वृत्ताकार ध्रुवण। तो केवल आप नाम जान लो, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए थ्योरी में यहाँ पर लिख कर लाई हूँ, ताकि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो आपको पता चल सके। अब जो है इसका यूज हम क्या कहाँ करते हैं, तो साइंस में, और जो भी हम प्रौद्योगिकी है हमारी जो है, जगह जगह हम करते हैं इस तरीके से। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, या फिर जैसे कि मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ, गाड़ी का हेडलाइट। ठीक है, अब जैसे कि होता क्या है कि हम गाड़ी चला रहे होते हैं, आप देखना कि रात के समय में क्या होता है कि जो सामने से अपोजिट साइड से जो गाड़ियां आ रही होती है, अगर वो मतलब कि अपर डिपर में से अपर ऑन करके रखे हुए है लाइट का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो लाइट जो है फैल जाता है और वो हमारी आंखों में चमकता है, जिसकी वजह से रात के समय में गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। अगर हम पोलेराइड ग्लास का चश्मा पहन ले तो वो हमें ध्रुवित प्रकाश दिखाई देगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, समतल में मतलब
समतल में ही वो तरंग हमें दिखाई देगी, क्योंकि हमने वो चश्मा पहन रखा है, जिससे आपको रात के समय में गाड़ियां चलाने में परेशानी नहीं होगी। मतलब ये एक सॉल्यूशन है, ये एक मतलब किया जा सकता है ना। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक बार आप जो है इसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है ध्रुवित प्रकाश का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लिख सकते हैं इसको पढ़ करके। मैलस के नियम को मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि जो मैलस साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या किया, इस ध्रुवित प्रकाश के लिए एक नियम दिया। और उन्होंने क्या बताया है ध्रुवित प्रकाश के लिए कि जैसे कि मान लो कि जैसे कि यहाँ पर प्रकाश की किरण, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया, यहाँ पर ठीक है क्या हो रहा है कि एक समतल में ही तरंग जो है क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि हमने क्या किया, एक पोलेराइड ग्लास लगाई। तो जैसे कि मान लो कि मेरी उंगलियां हैं, अब यहाँ से मैं अगर टॉर्च को करूँ तो क्या हो रही, टॉर्च मतलब इन उंगलियों को क्रॉस करके जो प्रकाश की किरण है, उतनी ही प्रकाश की किरण यहाँ पर क्रॉस कर पाएगी जो इन लाइंस में से गुजर रही है, और वो एक समतल में ही क्या करेगी, बिल्कुल एक समतल में ही कंपन करेगी। और पर मान लो कि मैं यूं इस तरीके से, आप देख रहे हो कि यूं क्रॉस करके अगर मैं दूसरा पोलेराइड ग्लास भी अगर लगा दूं, तो होगा क्या, यहाँ पर आंशिक रूप से प्रकाश का ध्रुवण होगा। ठीक है, तो मैलस जी ने जो बताया वो इन्होंने आंशिक रूप से प्रकाश के ध्रुवण के बारे में बताया कि अगर मान लो कि इस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों पोलेराइड ग्लास के बीच में क्या बन रहा है, एक कोण थीटा बन रहा है। तो उस कंडीशन में जो हम लोगों को प्रकाश का आंशिक रूप से जो ध्रुवित प्रकाश हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने नियम दिया। और क्या कहता है ये नियम कि जब एक पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज किसी विश्लेषक पर आपतित होता है, तो जो मैंने आपको ये बताया कि इसको हम क्या कह रहे हैं, एक विश्लेषक नाम दे रहे हैं इसको। ठीक है, अब इस विश्लेषक पर आपतित हो रहा है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के पारित अक्षों के बीच कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। कोण की कोज्या मतलब कि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर कोण है, ठीक है, इसके कॉस के वर्ग के समानुपाती होगा। यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता को हम क्या कर रहे हैं, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नियम है इसी को मैलस जी ने दिया। ठीक है, जब आंशिक रूप से प्रकाश का ध्रुवण हो रहा है उसके लिए। ठीक, अब यहाँ पर यदि विश्लेषक आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या है, आई नॉट है, और उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है, आई है, तो जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता मतलब कि जो रिजल्टेंट प्रकाश हमको मिलेगा ना रिजल्ट के रूप में, ठीक है, वो क्या मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, समानुपाती चिन्ह अगर हटाएंगे तो यहाँ पर ये जो आई नॉट है ये क्या है, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता, मतलब कि इनिशियली जो हमको प्रकाश मिल रही थी, जिसको हम क्या कर रहे थे, इस तरह से विश्लेषक के ऊपर से जो हम गुजार रहे थे, ठीक है, उसकी तीव्रता को हम क्या कह रहे हैं, आई नॉट कह रहे हैं। अब इसकी व्युत्पत्ति कैसे हो सकती है, तो भाई यहाँ पर जो है हमको क्वेश्चन में मैलस का नियम लिखने के लिए पूछा है। ठीक है, तो चाहे तो आप मैलस के नियम को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको उसकी व्युत्पत्ति पूछे तो एक बार आप जल्दी से फटाफट देख सकते हैं कि माना कि हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम इसको डायग्राम बनाते हुए जो है इसकी व्युत्पत्ति भी लिख सकते हैं कि जो आई समानुपाती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के, वो कैसे आया है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो थीटा कोण बन रहा है ये आपका जो है किसके किसके बीच का कोण बन रहा है, तो ये आपका विश्लेषक के बीच का कोण बन रहा है। और जहां से हमारा जो जो प्रकाश आ रही थी, है ना, जिस दिशा में प्रकाश आ रही थी, उन दोनों के बीच का ये क्या बन रहा है, आपका कोण बन रहा है। तो इसको क्या कर सकते हो, आप इसकी व्युत्पत्ति भी देख सकते हो कि ध्रुवक का जो पारित अक्ष OP है, ठीक है, वो विश्लेषक के पारित अक्ष OA से, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ध्रुवक का अक्ष हो गया और ये विश्लेषक का अक्ष हो गया OP और OA। यहां से क्या हो रहा है, इनके बीच का जो थीटा कोण बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है इसको हम, क्योंकि हमारे पास आयाम a भी है, तो यहाँ पर हम इस थीटा कोण को दो सदिश घटक में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमको a cos थीटा और a sin थीटा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो a cos थीटा है वो किसके लिए है, तो विश्लेषक के पारित अक्ष OA की दिशा में है, और बाकी जो है क्या है, इसके लंबवत OB की दिशा में है। किसके लंबवत, तो OA यानी कि विश्लेषक अक्ष के लंबवत। अब यहाँ पर इन दो घटकों में से केवल एक cos थीटा ही क्या हो रहा है, विश्लेषक से निर्गत होगा, और बाकी प्रकाश की किरण आपकी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, वो आपके आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल रुक जाएगी ना, मतलब आप देख पा रहे हो उस तरीके से वो क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो जो निकल रही है, जो पास हो रही है विश्लेषक से, केवल हम उन्हीं प्रकाश की किरण की बात कर रहे हैं, वो जो उसकी जो तीव्रता की जो मात्रा है, उस तीव्रता की मात्रा की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर केवल ये जो विश्लेषक अक्ष है वहां का ही प्रकाश किरण आपका क्या होगा, प्राप्त होगा, और क्या होगा, इसके वर्ग के बराबर होगा, और ये
के ए का जो वर्ग है ना, ये के ए का वर्ग है, जो ये आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, आई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए आपका इस जगह में क्या आ गया, आपका आई नॉट हो गया, और यहाँ से हमारा मेलस का जो नियम है वो प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, 3 नंबर के लायक सवाल है डेफिनेटली। अगर आप एक इस कॉन्सेप्ट को एक बार में समझ गए तो 7 मिनट से ज्यादा इस सवाल को लिखने में आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर 3 नंबर का सवाल है तो आपको जो है कम से कम 6 से 7 मिनट लगते हैं उस प्रश्न को लिखने में। अगर 5 नंबर का सवाल है तो 12 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, पर 10 से 12 मिनट में आप कोशिश कीजिए कि 5 नंबर के सवाल आप लिख पाए। अब अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला सवाल है, डी ब्रॉगली तरंगें क्या होती है, और इसके लिए हमको तरंग समीकरण स्थापित करना है। थोड़ा स्पीड से देखेंगे, काफी इजी है ये। डी ब्रॉगली तरंग मतलब काफी ज्यादा सिंपल है। हम डी ब्रॉगली तरंगों की जब बात कर रहे हैं तो होता क्या है कि हम तरंग के दो प्रकृति की बात करते हैं, मतलब किसी प्रकाश की किरण की दो प्रकृति की बात करते हैं। एक होती है तरंग प्रकृति और एक होती है कण प्रकृति। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण एक तरंग की तरह ही संबंध होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। और क्योंकि इस द्रव्य तरंग के बारे में हमें डी ब्रॉगली जी ने बताया, तो इसलिए हमको क्या, इनको क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंग के नाम से जानते हैं। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है, लैम्डा बराबर h/p होती है। यहाँ पर h आपका क्या है, प्लांक स्थिरांक है, और p आपका क्या है, गतिमान द्रव्य कण का संवेग है। मतलब कि कण के रूप में जो आपकी प्रकाश की तरंग प्रकाश है वो एक तरंग भी होती है, जिसका नाम द्रव्य तरंग दिया गया, जिसको हम डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। और इसके लिए तरंग दैर्ध्य की गणना जो है वो हमें डी ब्रॉगली जी ने दी, जिसके लिए हम समीकरण जो स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो प्रकाश कण है वो फोटोन के रूप में होते हैं, जो कि एक तरंग संबंध भी होते हैं। लेकिन हम अगर इसकी ऊर्जा की बात करें तो ये क्या होता है, फोटोन के कण की ऊर्जा एच न्यू, क्योंकि ये आपकी तरंग भी है, तो इसलिए यहाँ पर आपका आइंस्टीन के समीकरण से इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, E बराबर mc का वर्ग। अब क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमको जो डी ब्रॉगली जी ने हमको तरंग दैर्ध्य का जो समीकरण दिया है उसकी व्युत्पत्ति हो रही है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इनको इक्वेट करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया mc का वर्ग। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, m बराबर h न्यू बटे आप क्या लिख सकते हैं, c का वर्ग। अब इन सब चीजों के बारे में आपको फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा कि m जो है कण का द्रव्यमान है, c आपका प्रकाश का जो है क्या है, गति है, जिस स्पीड से प्रकाश की चाल है, राइट। h क्या है, तो प्लांक स्थिरांक है, और न्यू क्या है, तो ये आपकी जो प्रकाश किरण आ रही है इसकी आवृत्ति है। अब यहाँ पर से अगर आपको प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में आपका प्रकाश की चाल का गुणा करोगे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये mc और ये h न्यू बाई c का वर्ग इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा c, और यहाँ से c और c कैंसिल हो जाएगा, और ये mc मतलब कि जो प्रकाश यहाँ पे जो हम संवेग की बात कर रहे हैं, द्रव्य कण की संवेग की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि द्रव्यमान गुणा वेग बराबर क्या होता है, आपका संवेग, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संवेग p बराबर आपका हो गया यहाँ पर h न्यू बटे क्या c। तो आपको पता है कि आप जो है c बटे न्यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य, है ना, तरंग दैर्ध्य आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये संवेग बराबर आप क्या लिखेंगे, ये h बाई लैम्डा। अब यहाँ से आपको लैम्डा बराबर क्या मिल गया, लैम्डा बराबर h बाई p। तो यही हमें डी ब्रॉगली जी ने क्या किया था, डी ब्रॉगली जी ने इसी समीकरण को हमें निकाल करके दिया था। तो मैंने काफी स्पीड से आपको इस चीज का डेरिवेशन समझाया है। थ्योरी के साथ आपको इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है और बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। तो आपको इस चीज को लिख के थ्योरी के साथ प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाया है, आपको थ्योरी के साथ लिख करके प्रैक्टिस करना है। और अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कोई 2 नियम आपको लिखना है, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपका जो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है, ठीक है, ये बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है हम प्रकाश के कण प्रकृति की हम बात कर रहे होते हैं। और जो कण प्रकृति में होता क्या है कि हम सबसे पहले अगर मान लो कि क्या करते हैं, एक मेटल सरफेस लेते हैं, तो फोटोन के कण के रूप में जो प्रकाश की ऊर्जा है ना, फोटॉन्स के बंडल के रूप में क्या होती है कि जब इस सरफेस पर, मेटल सरफेस पर आपतित होती है, तो ये E बराबर h न्यू ऊर्जा से क्या होती है, आपतित होती है। और यहाँ पर मेटल सरफेस में ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और क्योंकि ये एक मेटल सरफेस है तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी। बस इनको एक एनर्जी चाहिए होगी जो इनको ऊर्जा दे सके और ये क्या कर सके, गति कर सके। तो यहाँ पर जो फोटोन के कण हैं, जो बंडल्स के रूप में यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मेटल सरफेस के ऊपर आपतित हो रहे हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पर मेटल सरफेस के जो ऊपर की सतह के इलेक्ट्रॉन्स है, इनको ऊर्जा देते हैं, जिसको हम कार्यफलन के नाम से जानते हैं। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि क्या करती है, यहाँ पर फोटोन से हमको इन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त होती है, जिनकी वजह से यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं,
सतह से अलग हो पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को कार्यफलन प्राप्त होता है, ऊर्जा का बचा हुआ हिस्सा, जो फोटोन की ऊर्जा का बचा हुआ हिस्सा है, वो क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान करता है, जो कि गतिज ऊर्जा के रूप में प्रदान करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या प्राप्त होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो उत्सर्जित होते हैं, इनको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो प्रकाश का यह प्रभाव है, जिसके कारण हमको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण ही हमको क्या प्राप्त होगी, विद्युत धारा प्राप्त होगी। तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण ही यहाँ पर क्या कहला रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहला रहा है, जहां पर हमको क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्सर्जित होकर मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन मिल रहा है, और ये पूरी घटना आपकी प्रकाश विद्युत प्रभाव कहला रही है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो दो नियम हैं आपके, वो दो नियम आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हम यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम भी जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात की, जब हम लोगों ने कार्यफलन की बात करी थी, तो जो कार्यफलन की ऊर्जा आपको मिलती है, ये आपकी जो फोटोन की ऊर्जा है, यही आपकी दो भागों में बट रही है, एक तो कार्यफलन के रूप में और दूसरी किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, जो आगे चल करके आइंस्टीन के समीकरण के रूप में आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो जो कार्यफलन आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है, तो इसके लिए जो तरंग दैर्ध्य मतलब इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, वो न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच में व्युत्क्रम का रिलेशन होता है, तो इसलिए न्यूनतम तरंग दैर्ध्य और आपकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, अधिकतम आवृत्ति। तो यहाँ पर अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें, तो इस कार्यफलन का जो तरंग दैर्ध्य होता है, वो क्या होता है, न्यूनतम। तो ये आपका क्या हो गया, पहला नियम। और दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन्स को गतिज ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात करी थी, ठीक है। तो ये जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, ये फोटोन की जो आवृत्ति है, इसके समानुपाती होती है। ये इसका क्या है, दूसरा नियम है, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है कि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो रहे हैं, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, वो आपकी इस प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर कर रही है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा या बाकी सारी चीजें आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या केवल किस पर निर्भर कर रही है, तो इस प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। ये आपका क्या हो गया, तीसरा नियम हो गया। अब यहाँ पर धातु की सतह पर जब प्रकाश के जो कण हैं, फोटोन के रूप में जब आपतित हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विकिरण हो रहा है। विकिरण की वजह से यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ये आपका क्या हो गया, चौथा नियम हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकाश की आवृत्ति के लिए, मतलब कि क्या होगा, आपकी सेम प्रकाश की तीव्रता हो सकती है, और सेम प्रकाश की तीव्रता के लिए प्रकाश की आवृत्तियां जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर दो नियम पूछा गया है, मैंने आपको बहुत सारे नियम बता दिए हैं, लेकिन अगर आप दो नियमों की बात करो, तो आपके सामने स्क्रीन पर थ्योरी दिखाई दे रही है। जो चीजें मैंने आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करी है, वही चीज आपको यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में जो है लिखना है। कैसे लिखना है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करने हैं, बाकी सारी ये जो नियम आप लोगों को दिए गए हैं, तो ये नियम आप लोगों को लिखने हैं। जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको डेफिनेटली आप एक बार जरूर गो थ्रू करेंगे कि लिखना कैसे है। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने हैं, अब हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न है वो 4 नंबर के प्रश्न है। तो याद रखिए कि 4 नंबर के प्रश्न है यहाँ पर, और देखिए 4 नंबर के 4 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अथवा के साथ 8 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो 8 प्रश्नों के लिए आपको मैं आंसर बताने वाली हूँ, और क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, राइट, हर मॉडल पेपर में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करते हुए आपको आंसर बताऊंगी, तो ध्यान रखिएगा, काफी स्पीड से मैं करती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 नंबर के पहले सवाल की अगर बात करें, तो पीएन संधि के लिए अग्रदिशिक और पश्चदिशिक अभिनति में आपको क्या करना है, विद्युत परिपथ बनाते हुए यहाँ पर कार्य विधि को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक पीएन संधि डायोड बना देती हूँ। यहाँ पर दोनों को मैं डायग्राम के माध्यम से कंपेयर करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अग्रदिशिक और पश्चदिशिक को, लेकिन आपको लिखना होगा तो सेपरेटली आप लिखोगे। सबसे पहले आप पीएन संधि डायोड के बारे में लिखोगे, फिर उसके अग्र अभिनति के बारे में लिखोगे, फिर पश्च अभिनति के बारे में लिखोगे। लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है, तो दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर करते हुए समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं
ये आपका पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और पश्च अभिनति की। तो अग्र अभिनति के लिए क्या होता है कि जो पीएन संधि डायोड है उसको कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो धनात्मक सिरा है उसको हम पी साइड से और जो बैटरी का ऋणात्मक सिरा है उसको हम एन साइड से कनेक्ट करते हैं। और बिल्कुल इसके विपरीत जब पश्च अभिनति की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा है उसको पी साइड से और जो धनात्मक सिरा है उसको क्या करते हैं, एन साइड से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है अगर पीएन संधि डायोड की बात करें तो आई होप कि आप लोगों को पीएन संधि के बारे में पता होगा कि पीएन संधि जब बनता है तो यहाँ पर जो पी है यहाँ पर होल्स यानी कि कोटर की संख्या अधिक होती है, बहुसंख्यक आवेश वाहक आपके होल्स या कोटर होते हैं, एन साइड में आपके जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब जैसे ही हम संधि का निर्माण कर रहे होते हैं तो यहाँ पर बीच में क्या बन जाता है, विभव प्राचीर बन जाता है, क्योंकि जो संधि का जो हिस्सा है वहां पर क्या होता है कि आकर्षण के कारण कुछ जो एन के इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पी साइड में चले जाते हैं यहाँ पर, और कुछ जो आपके पी साइड के जो आपके क्या है, पी साइड के जो आपके होल्स हैं वो आपके किधर चले जाते हैं, इधर एन की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र निर्माण होता है। और इस विद्युत क्षेत्र का जो आपका विभवांतर है उसको हम विभव प्राचीर के नाम से जानते हैं, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। अब इस विभव प्राचीर के लिए जब हम लोगों को अग्र अभिनति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अग्र अभिनति में अगर पीएन संधि डायोड को कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर जितने भी होल्स हैं, है ना, और यहाँ पर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है एन साइड में, पी और एन साइड में, ठीक है, इनके साथ क्या होगा, तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अग्र अभिनति में, ठीक है, अग्र अभिनति में यहाँ पर धनात्मक सिरा जो है बैटरी का वो पी साइड से कनेक्ट किया है, तो क्योंकि यहाँ पर भी क्या होंगे, धनात्मक सिरे में भी होल्स होंगे, तो होगा क्या, ये पी साइड का जो होल्स है वो क्या होगा, यहाँ पर इस धनात्मक सिरे से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। अब यही प्रतिकर्षण क्या है कि आपके इस साइड में भी होगी, यहाँ पर भी क्या होगा, बिल्कुल इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि हमने ऋणात्मक सिरे से क्या किया है, एन साइड को जोड़ा है, तो क्योंकि एन साइड में क्या है, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो ऋणात्मक सिरे से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर इनके जो बैटरी के सिरे हैं उस साइड से यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है, तो होगा क्या कि ये जो प्रतिकर्षण है साथ ही साथ, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं तो बैटरी की वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पर जो हमारा विभव प्राचीर है और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र छोटा सा, ये विद्युत क्षेत्र जो है इसके विपरीत यहाँ पर क्या लग रहा है, इस बैटरी की वजह से विद्युत क्षेत्र लग रहा है, वो क्या करेगा, धीरे 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 ये इस विभव प्राचीर यानी कि जो डिप्लीशन लेयर यहाँ पर एक बन चुका है, ठीक है, इस लेयर को घटाएगा। और ये लेयर जैसे जैसे घटता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जैसे जैसे यहाँ पर लेयर घटता जाएगा, घटने के बाद क्या होगा कि जितने भी बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं पी और एन के, कोटर और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो क्या करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से क्रॉस गति करेंगे, तो यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पी साइड में आ जाएंगे और इसके जो होल्स है, ठीक है, पी के जो होल्स है वो आपके किधर चले जाएंगे, एन साइड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी जो है बिल्कुल गति होगी, जैसे कि मतलब क्या होता है, जैसे कि आप नॉर्मल चालक पढ़ रहे थे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण आपको धारा मिल रही थी, यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की गति के कारण आपको धारा मिलेगी। आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने एरो साइन से दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी की तरफ गति करेंगे और होल्स यानी कि कोटर जो है वो एन की तरफ गति करेंगे, और दोनों की गति होगी, जिसके कारण क्या होगा, जैसे ही आपका ये डिप्लीशन लेयर टूटेगा आपको जो है बिल्कुल मिली एम्पियर की मात्रा में आपको धारा प्राप्त होगी। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल आगे चल के करते हैं अग्रदिशित के रूप में, जब हम करते हैं यानी कि फॉरवर्ड बायस के रूप में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमको क्या होती है, धारा प्राप्त होती है। अब इसी के विपरीत अगर हम पश्च दिशा की बात करें तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर बैटरी को उल्टा जोड़ा है, और जैसे ही हम लोगों ने उल्टा जोड़ा है तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर पहले यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा था, यहाँ पर आकर्षण की घटना होगी। क्यों आकर्षण की घटना होगी, आकर्षण इसलिए होगा क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, होल साइड से नेगेटिव सिरे को कनेक्ट किया है बैटरी का, और इलेक्ट्रॉन साइड से हम लोगों ने क्या किया है, पॉजिटिव सिरे को कनेक्ट किया है, किसका, बैटरी का। तो यहाँ पर इनके बीच क्या होगा, यहाँ पर आकर्षण होगा। अब जैसे ही आकर्षण होगा तो ये जो बीच का डिप्लीशन लेयर बना हुआ था जब हम लोगों ने पीएन संधि डायोड बनाया था, ठीक है, ये जो लेयर है ये आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ये क्या होगा, आपका बढ़ता चला जाएगा, तो यू लेयर और भी बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि विभव प्राचीर का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, इस वजह से यहाँ पर जो है हमको धारा प्राप्त नहीं होगी, और धारा क्योंकि प्राप्त नहीं होगी मतलब कि आपका पीएन डायोड जो है वो क्या होगा, बिल्कुल आपका बंद हो जाएगा, और पीएन डायोड बंद हो जाएगा तो बंद परिपथ की तरह कार्य करेगा। अगर जिस भी परिपथ में हम इस पीएन डायोड को यूज करेंगे वहां पर परिपथ टूट जाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है, अग्र अभिनति में हमको धारा मिल प्राप्त होती है और पश्च अभिनति में जो है यहाँ पर क्या होता है कि डायोड काम नहीं करता है, डायोड आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि विभव प्राचीर का मान बढ़ता चला गया, डिप्लीशन लेयर बढ़ता चला गया और हमको जो है यहाँ पर धारा प्राप्त नहीं होगी। अब इसको ग्राफ के माध्यम से भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, जैसे कि अगर हम सिलिकॉन मटेरियल की बात करें तो इसके लिए जो विभव प्राचीर का मान होता है 0.7, होता क्या है कि इसके विभव प्राचीर को टूटने के लिए हमको कम से कम 0.7 वोल्ट चाहिए होता है। ठीक है, जब अग्र अभिनति में हम कनेक्ट किए होते हैं तो अब जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर टूट जाता है तो हमको क्या होता है, यहाँ पर फिर मिली एम्पियर की मात्रा में यहाँ पर क्या प्राप्त होती है, धारा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम बात करें पश्च अभिनति की, तो पश्च अभिनति में क्या होता है कि जितना भी हम क्या करें, जितना भी हम यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा ले, और वोल्टेज भी आपका ऋणात्मक दिशा में मतलब नेगेटिव साइड में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमने बैटरी को यहाँ पर उल्टा कनेक्ट किया है, तो भी हमको क्या होगा कि बिल्कुल भी यहाँ पर हमें जो है धारा प्राप्त नहीं होगी, बल्कि एक पॉइंट ऐसा जाएगा, मतलब कि जब डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर विपरीत दिशा में हमको धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होता है इसको हम नी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो क्योंकि इसके बारे में अभी नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपको वक्र के बारे में भी नहीं पूछा गया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको नहीं दे रही हूँ, केवल आपको अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में क्या कर रही हूँ, आपको डायोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ और उसका जो विद्युत परिपथ बनेगा, यही विद्युत परिपथ को आपको एक्सप्लेन करना है सेपरेट सेपरेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पीएन संधि डायोड होगा। अब इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको क्या होगा, लिखना होगा। इसकी कार्यविधि जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से मतलब प्रतिकर्षण होगा और इस तरीके से विभव प्राचीर आपका बढ़ेगा या घटेगा, अग्र अभिनति या पश्च अभिनति दोनों के लिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस चीज को आपको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर कि दिष्टकरण क्या है, पीएन संधि डायोड का पूर्ण दिष्टिकरण के रूप में किस तरीके से उपयोग किया जाता है, परिपथ, कार्यविधि और इनके सिग्नल्स को बनाते हुए हमको यहाँ पर क्या करना है, वर्णन करना है। तो बेटा अगर मैं दिष्टकरण की बात करूं तो दिष्टकरण के लिए जो हम पीएन संधि डायोड के बारे में जो अग्र अभिनति और पश्च अभिनति की बात कर रहे थे ना, उसी का अनुप्रयोग है आपका यहाँ पर दिष्टकरण। दिष्टकरण का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर दिष्टकरण से मतलब ये है कि हमारे पास मान लो कि क्या है, मान लो कि अगर हमारे पास तो कोई ट्रांसफार्मर है, तो क्योंकि हमको ट्रांसफार्मर से क्या मिलती है, यहाँ पर जो हमको विभव या धारा जो मिलती है वो प्रत्यावर्ती रूप में मिलती है। तो होता क्या है कि हमको अगर मान लो कि अगर हमारे पास मान लो क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा या विभव है, उसको अगर हमको क्या करना है, उसको अगर हमें दिष्ट धारा के रूप में परिवर्तित करना है, किसके रूप में परिवर्तित करना है, दिष्ट धारा के रूप में। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारा निवेशी धारा है और जो निर्गत धारा होगी वो हमको किस रूप में मिलेगी, तो इस तरीके से दिष्ट रूप में प्राप्त होगी। तो जब हमको दिष्ट रूप में प्राप्त करना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, दिष्टकरण युक्ति का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम पीएन संधि डायोड ही लेते हैं। तो दिष्टकरण दो प्रकार के होते हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकरण जिसमें हमको आधी तरंगों के लिए ही यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, आधी तरंगों के लिए ही निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकरण की जब हम बात करते हैं तो हमको पूरी तरंगों के लिए हमको क्या प्राप्त होता है, हमारा आउटपुट यानी कि निर्गत हमको तरंग प्राप्त होता है धारा और वोल्टता के लिए। तो यहाँ पर हमको पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए जब पूछा गया है तो करना क्या है कि जैसे कि आपका मान लो कि क्या है, ये आपका ट्रांसफार्मर जिससे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा और विभव आपको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो जब हमको पूर्ण तरंग दिष्टकारी बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो पीएन डायोड का हम इस्तेमाल करते हैं। कितने डायोड का इस्तेमाल करते हैं, दो पीएन डायोड का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमको निर्गत प्राप्त होगा तो निर्गत के लिए हम यहाँ पर एक प्रतिरोध बनाते हैं जिसको हम लोड भी कह सकते हैं। तो इसके सापेक्ष हमको क्या प्राप्त होगा, निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा हम लोगों को प्राप्त होगी। ठीक है, तो जब हम लोगों ने यहाँ पर दो डायोड लिया है, डायोड D1 और D2, तो होगा क्या कि हम यहाँ पर डायोड की अग्र अभिनति और पश्च अभिनति दोनों का ही इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से मान लो कि कोई यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता हम लोगों ने क्या करी, निवेश करी। ठीक है, तो निवेशी के रूप में क्या होगा कि जब यहाँ पर आपका जो है, ये आपका जो आधा चक्र है, पहला आधा चक्र जब यहाँ पर आएगा तो पहले आधे चक्र में आप देख पा रहे हो कि आपका जो पहला डायोड है वो यहाँ पर अग्र अभिनति में जुड़ा हुआ है और दूसरा डायोड आपका पश्च अभिनति में जुड़ा हुआ है। तो जब आपका पहला डायोड अग्र अभिनति में जुड़ा रहेगा तो हमको यहाँ से क्या प्राप्त होगी, धारा प्रवाहित होगी, जो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, जो हमारा लोड हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट किया है इसके सापेक्ष हमको निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी पहले डायोड के कारण। ठीक है, तो पहले डायोड के कारण जब प्राप्त होगी तो इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से। तो पहले डायोड के कारण हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गई, निर्गत वोल्टता।
ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि हम लोगों ने निवेशी किया, निर्गत वोल्टता हम लोगों को प्राप्त हुई। लेकिन अगर दूसरे डायोड के सापेक्ष अगर हम बात करें, ये हमको पहले डायोड से मिला, दूसरे डायोड के सापेक्ष हमको क्या मिलेगा? जीरो, क्योंकि ये पश्च अभिनति में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगला आधा चक्र की अगर हम बात करें तो अगले आधे चक्र के लिए क्या हो जाएगा? अगले आधे चक्र के लिए यहाँ पर D1 के साइड में आपका पश्च अभिनति हो जाएगा और D2 के साइड की आपका ये क्या हो गया? अग्र अभिनति हो जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पर कलर चेंज करके बता रही हूँ। D1 के साइड आपका क्या हो गया? पश्च अभिनति, और D2 के साइड आपका अग्र अभिनति। तो इस बार क्या होगा कि सेकंड वाले डायोड से आपकी धारा मिलेगी, जो कि आपका जो है क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा लोड है इसके सापेक्ष हम लोगों को प्राप्त होगा। और पश्च अभिनति के लिए जो हम लोगों को सॉरी, जो हमारा जो निवेशी हम लोगों ने वोल्टता जो प्राप्त की है, तो निवेशी वोल्टता के कारण जो है यहाँ पर दूसरे डायोड से हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। तो ये वाली जो निर्गत वोल्टता किसकी वजह से प्राप्त हुई है? तो सेकंड वाले डायोड की वजह से प्राप्त हुई है। तो बिल्कुल यही घटना आपकी कंटिन्यू चलती जाएगी और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए ये कंप्लीट रूप से आपका दृष्टिकरण नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कि यहाँ पर जो है हमारे जो धारा और वोल्टता दोनों की दिशा लगातार क्या हो रही थी? परिमाण और दिशा लगातार बदल रही थी। यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर धारा या वोल्टता दोनों के लिए ही अगर हम बात करें, तो निर्गत वोल्टता या निर्गत धारा के लिए हम एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं? तरंग को प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? दृष्टिकरण कर रहे हैं। और ये आपका क्या हो गया? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, जिसकी रचना, कार्यविधि और तरंग। तो रचना के लिए आप क्या कर सकते हो? ये जो डायग्राम है इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हो। और कार्यविधि के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया कि आधे तरंग के लिए आप क्या देंगे? आधे तरंग के लिए जब आप जो है निवेशी वोल्टता देंगे, फिर अगले आधे तरंग के लिए जब निवेशी वोल्टता देंगे, तो किस तरीके से एक बार D1 डायोड के सापेक्ष और एक बार D2 डायोड के सापेक्ष आपको क्या होगा? लोड के लिए आपको निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी, यानी कि आउटपुट आपको मिलेगा, जिससे हम क्या कर पा रहे हैं? दिशा को एक दिशा में कर पा रहे हैं हम धारा और वोल्टता की। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती से बदल करके धारा और वोल्टता किस रूप में प्राप्त हो गई? हमको दिष्ट रूप में प्राप्त हो गई। और इसका आप जो है इस तरीके से ग्राफ बना सकते हो। तो ये ग्राफ जैसे वोल्टता के लिए बनाए हो, सेम आप ग्राफ जो है आप धारा के लिए भी बना करके क्या कर सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अपूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में आप क्या कर रहे हो? डायोड का उपयोग कर रहे हो। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप लोगों को क्या करना है? वर्णन करना है 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये सवाल भी आपका पूरा हो गया। हाँ भाई, तो काफी बिल्कुल एनर्जी आप लोगों को भी लगने वाला है, जिस तरीके से मेरे को बिल्कुल आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एनर्जी लग रहा है, और बिल्कुल मैं फुल एनर्जी से आई हुई हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है कि आज के लेक्चर में थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, लेकिन क्योंकि इस मॉडल पेपर को लेक्चर 3 में हम लोगों को कंप्लीट करना है और 2-4 नंबर के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चंस भी हम लोगों को फटाफट से करने हैं। ठीक है, तो जो बचा हुआ समय है उसको हमको यूटिलाइज करते हुए बढ़ना है आगे अगले प्रश्न की तरफ। और ये अगला प्रश्न आपका जो है 9वें अध्याय से, ये आपका गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जो हम लिखते हैं, बिल्कुल वही डेरिवेशन है, जिसको आपको इस रूप में पूछा गया है कि यदि प्रकाश की किरणें N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गोलीय अपवर्तक पृष्ठ में क्या करिए? प्रवेश करिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है? ये सिद्ध करना है, जो हम ये डेरिवेशन पढ़ते हैं ना, यूं कुछ इस तरीके से हमारा गोलीय पृष्ठ अपवर्तक रहता है, ये पूरा पृष्ठ रहता है, और यहाँ पर क्या करती है? आपकी प्रकाश की किरण आपतित होती है, और उसके बाद हम लोगों को ये डेरिवेशन मिलता है। तो इसको फटाफट से हम देखते जाएंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन मैंने आपके लिए बिल्कुल पहले से रेडी लेकर के आया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसमें काफी अधिक समय लग सकता है। कम समय में एक्सप्लेनेशन अगर देखना है, तो उसके लिए हम सीधे सॉल्यूशन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको इसको डिटेल्ड में डेरिवेशन का एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट की फिजिक्स से काफी सारे बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए हैं। उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर कमेंट सेक्शन में लिख के कहते हैं कि यस मैम, इन टफ डेरिवेशंस को आप डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन के साथ अलग से लेक्चर फॉर्म में आप लेकर आइए, तो डेफिनेटली मैं लेकर के आऊंगी। यहाँ पर मैं काफी क्विकली आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है? गोलीय पृष्ठ लिया है, जहां पर अपवर्तन की घटना हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर अपवर्तन की घटना हो रही है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक जो है क्या लिया है? वस्तु लिया है। इस वस्तु से जो प्रकाश की किरण है यहाँ पर आपकी आपतित हो रही है, और जब यहाँ पर प्रकाश की किरण आपकी आपतित हो रही है, ठीक है, अब आपतित होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि आगे यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी। ठीक है, अपवर्तन की घटना के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका यहाँ पर पहले मतलब माध्यम का अपवर्तनांक आपका N1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको क्या दिया हुआ है? N2 दिया हुआ है। अपवर्तन के बाद यहाँ पर जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ये जो I है, यहाँ पर आपको प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके जो दो कोण आपको प्राप्त हो रहे हैं, एक तो जो आपको वस्तु से जो कोण बन रहा है यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ पर, और एक प्रतिबिंब से जो कोण बन रहा है अपवर्तक पृष्ठ पर, अल्फा और बीटा कोण। ठीक है। आप देख सकते हैं ये अल्फा बीटा और ये गामा कोण जो यहाँ पर आपका जो है अपवर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है वहां से जो आपका कोण बन रहा है ये। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में पूरा जो कुछ भी आपको लिखा हुआ है वो सारा कुछ आपको लिखना है, जो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप कि आप नामांकन वगैरह तो एक्सप्लेन कर लोगे, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो हमको करना क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों को बहिष्कोण प्रमेय जो गणित में आप लोग पढ़ते हो ना, कि जो दो दो यहाँ पर कोण बन रहे हैं अल्फा और बीटा और गामा, ये जो तीन कोण बन रहे हैं इन तीनों के लिए आपको क्या करना होगा, बहिष्कोण प्रमेय यूज करना होगा। बहिष्कोण प्रमेय का मतलब क्या होता है कि ये जो अल्फा और गामा, मान लो कि ये त्रिभुज है। ठीक है। इस त्रिभुज को मैं थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये जो त्रिभुज है यहाँ पर अल्फा कोण, यहाँ पर गामा कोण बन रहा है। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश आपतित हो रही है, तो यहाँ पर आपतित प्रकाश के लिए आपका आपतन कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, आपतित प्रकाश के लिए अभिलंब से जो कोण बनता है वो आपका क्या बनता है, आपतन कोण बनता है। तो जो बहिष्कोण हम लगा रहे हैं इस त्रिभुज में, तो अल्फा और गामा दोनों कोण का योग क्या होगा, उस बहिष्कोण मतलब कि बाहर के कोण के बराबर होगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। बिल्कुल यही चीज आपके दूसरे वाले त्रिभुज में भी होगी। ये दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है, तो ये आपका जो दूसरा वाला त्रिभुज आपका है, ये आपका जहां पर बीटा गामा, ये बीटा कोण हो गया, ये आपका क्या हो गया, गामा कोण हो गया। और यहाँ पर जो बहिष्कोण है वो क्या बन रहा है, आपका जो अपवर्तन कोण है वो आपका बहिष्कोण है। तो सेकंड वाले त्रिभुज में भी आपका क्या लग रहा है, ये जो सेकंड वाला त्रिभुज बीटा गामा, और यहाँ पर क्या है आपका अपवर्तन कोण जो बन रहा है आर। ठीक है। ये आर जो बन रहा है अभिलंब से। ठीक। ये अपवर्तन कोण कहां पर बन रहा है, हाँ बिल्कुल इस तरीके से। तो ये अपवर्तन कोण के लिए भी आपका क्या लगेगा, बहिष्कोण। अब यहां से आपने दूसरा इक्वेशन लिख लिया। अब जो पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन आप लोगों ने लिख लिया, उसको छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर क्या लग रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो माध्यम है और दो माध्यम के लिए अपवर्तनांक अलग अलग है, इसके लिए अगर हम अपवर्तन का नियम लिखेंगे तो ये अपवर्तन का नियम हम लोगों ने यहाँ पर स्नेल के नियम से लिखा हुआ है, n1/n2 बराबर साइन आई बाई साइन आर। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जो गोलीय पृष्ठ है इसका व्यास क्या है, बहुत ही कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो साइन आई है वो लगभग आई के बराबर, और जो साइन आर है उसको लगभग हम क्या करेंगे, आर के बराबर मान के हम लोगों ने जो स्नेल का नियम है इसको यहाँ पर लिख लिया। और स्नेल के नियम को हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया पक्षांतर करके। ठीक है। तो ये हम लोगों को समीकरण मिल गया। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है हमारे पास, ठीक है, जो ये समीकरण 1 और 2 हमारे पास है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई और आर का जो मान है, ठीक है, इस आई और आर के मान को हम जैसे ही यहाँ पर रख देते हैं, तो हमको यहाँ से क्या मिल जा रहा है, आई और आर के मान को रखने से हमें यहाँ पर तीसरा समीकरण मिल रहा है। मतलब कि ये वाला जो समीकरण है इसमें हम लोगों ने क्या किया है, 1 और 2 से आई और आर का मान यहाँ पर रख दिया, और ये हमको यहाँ पर क्या मिल गया, तीसरा समीकरण मिल गया। ठीक है। इसके बाद वापस से हम उन त्रिभुज में जाएंगे और यहाँ पर जो अल्फा बीटा और गामा जो कोण बन रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन अल्फा बीटा और गामा कोण के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने क्या किया था, पहले ये जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण को हम लोगों ने क्या किया था, जो साइन आई है उसको लगभग आई के बराबर, साइन आर है उसको लगभग आर के बराबर लिया था, क्योंकि गोलीय पृष्ठ का व्यास क्या है, बहुत ही कम है। बिल्कुल इसी कारण से आगे चल करके हम क्या करेंगे, ये जो टेन वाले कोण है अल्फा बीटा और गामा के लिए, इनको भी हम क्या लेंगे, अल्फा ले लेंगे। और उन्हीं त्रिभुज में, उन त्रिभुज में आप देख सकते हो कि क्या करेंगे हम, अल्फा बीटा और गामा का जो टेन फॉर्म है, टेन का मतलब क्या हो गया आपका, लंब बटे आधार। हाँ जी बिल्कुल, लंब बटे आधार। उस रूप में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर तीनों इक्वेशंस को लिख दिया है, और यहाँ से हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाली है। क्योंकि इसके पहले जो हमारे पास यहाँ पर समीकरण 3 था, यहाँ पर हमें अपवर्तनांक की वैल्यूज तो पता होगी, लेकिन अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हमें पता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से किया हम लोगों ने, बिल्कुल आप देख पा रहे हो ये आपने कहाँ से लिखा है। ठीक। अब ये वैल्यूज लिख लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज हम लोगों ने इक्वेशन में लिख दी है, और इस इक्वेशन को जैसे ही हम लोगों ने सॉल्व किया, तो हमें यहाँ पर गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हम लोगों को मिल गया। जब हम लोगों के पास क्या है, जब हम लोगों के लिए पास जो है n1 और n2 दो अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक है। अब यही क्वेश्चन आपको जो है एक इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मान लो कि जो पहला माध्यम है वो आपकी क्या है, वायु है, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक अगर वायु है, तो उसके लिए आपका ये जो समीकरण है वो क्या हो जाता है, उसके लिए जो आपका समीकरण है वो इस रूप में बन जाता है। मतलब कि n1 की जगह में आपको वैल्यू 1 रख देनी होगी, और n2 की जगह में सिंपली आपको n लिख लेना होगा। तो दोनों ही रूप में आपको जो है प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। देखो कई
क्वेश्चंस पेपर, मतलब कई स्टेट बोर्ड ऐसे होते हैं जहां पर ये क्वेश्चंस 5 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये एमपी बोर्ड का सवाल जिसमें 4 नंबर के लिए आपको पूछा गया है। तो समय का ध्यान रखते हुए आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, अब देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि जो आपका चैप्टर 9 है, इन चैप्टर 9 से ही इन चैप्टर 9 से ही आपको जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल मतलब थॉरली एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत ही स्पीड से एक्सप्लेन किया है। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, अलग से वीडियो अगर आप चाहें कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखेंगे तो मैं बिल्कुल प्रकाशिक यंत्र के लिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन है तो प्रकाशिक यंत्र के लिए भी अलग से वीडियो लेकर आ सकती हूँ। लेकिन आपके कमेंट जरूरी है, आपका फीडबैक जरूरी है, तभी आपको वीडियोस जो है मिल पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी के लिए भी बहुत स्पीड से एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखते जाएंगे, क्योंकि जब हम खगोलीय दूरदर्शी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जैसे हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए इसके पहले वाले मॉडल पेपर में देखा था, खगोलीय दूरदर्शी के लिए बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्या अपोजिट हो जाएगा, जो लेंसेज है, जो हम उत्तल लेंस यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो आप यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो नेत्रिका के पास हम लोगों ने बड़ा उत्तल लेंस इस्तेमाल किया था, यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी के लिए नेत्रिका के पास जो है छोटे साइज का उत्तल लेंस यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जबकि अभिदृश्यक के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल बड़ा लेंस इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर भी मान लो कि ये ए भी क्या है, ए भी आपका यहाँ पर क्या है, वस्तु है। अब इसकी वजह से प्रतिबिंब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, A1 B1 आपको मिल रहा है, जो कि जो अभिदृश्यक लेंस के कारण जो हम लोगों को यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। और उसके बाद फाइनल प्रतिबिंब हमें यहाँ पर A2B2 मिल रहा है, जो कि हमारी आंखों में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। खगोलीय दूरदर्शी का इस्तेमाल जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि अंतरिक्ष के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो है देखने के लिए हम यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेलीस्कोप आपने नाम सुना होगा। और इस तरीके से हम लोगों को अभिदृश्यक के लिए फोकस दूरी यहाँ पर हम लोगों को जो मिल रही है F0, और नेत्रिका के लिए फोकस दूरी जो मिल रही है वो Fe। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के केस में क्या था कि जो अभिदृश्यक की फोकस दूरी थी वो नेत्रिका की फोकस दूरी से छोटी हुआ करती थी, जबकि यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है कि यहाँ पर जो है क्या है, आप यहाँ पर जो है बिल्कुल विपरीत है आपका। ठीक है, और इसका आगे एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या है, आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको लिखा हुआ है, जिसके लिए प्रतिबिंब के द्वारा जो दर्शन कोण बन रहा है और वस्तु के द्वारा जो क्या बन रहा है, आपका कोण बन रहा है, यानी कि बीटा बाई अल्फा। इसी चीज को आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा गया है। तो बिल्कुल आप इसका एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखते चले जाइए। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी आपको, जैसे इसके पहले आप लोगों ने देखिए किरण प्रकाशिकी में जगह जगह आपको ज्यामिति की आवश्यकता और जो है आपका मतलब जो त्रिकोणमिति है उसकी आवश्यकता आपको पड़ रही है। बिल्कुल यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अल्फा कोण आपका जो बन रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है। और इसी तरीके से आपके लिए यहाँ पर बीटा कोण की भी बात कही जा रही है। तो अल्फा और बीटा कोण की वैल्यूज जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप बीटा कोण और अल्फा कोण की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ताकि आप आवर्धन क्षमता के बारे में यहाँ पर लिख सके। और यहाँ से आपको आवर्धन क्षमता की वैल्यूज आपको मिल जा रही है, क्योंकि जो यहाँ पर ओ ए डैश और ई ए डैश की वैल्यूज को आपको क्या करना है, इस डायग्राम में समझना है, जो पहले वाला डायग्राम हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पर ओ ए डैश की वैल्यू, ये आपका क्या हो गया, ये ओ ए डैश मतलब या फिर ओ ए वन हम कह सकते हैं, ये हमको मिल गया क्या, F0। और साथ ही साथ और क्या मिला हमें यहाँ पर, ये जो ई ए डैश है इसकी वैल्यू ये आपकी क्या हो जाएगी, यू ई। तो इन सारी वैल्यूज को आपको ध्यान से देखते जाना है और समझते जाना है। ठीक है, तो ये वैल्यूज जैसे ही मिल जाती है तो यहाँ से हमको खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछता है, या फिर आपको इससे पहले सही जोड़ी मिलाओ में यही क्वेश्चन पूछा था इसी प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब कि आप अगर इस तरीके से ध्यान दोगे तो अब खगोलीय दूरदर्शी के 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो चाहे तो अगर आपको 4 नंबर के लिए पूछा गया है तो आप जितना अभी मैंने बताया उतना लिख करके आप जो है हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 केसेस आपको पूछा जाए कि अगर पहला केस है अंतिम प्रतिबिंब की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी डी पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये नेत्रिका से जो दूरी डी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज आपको रख के दिया है ये वैल्यूज आपको रखते जाना है। ठीक है, जैसे ही आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज आप रखते जाएंगे, ठीक, जैसे ही आप क्या करेंगे ये वैल्यूज रखते जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको जो है सेकंड आपको मिल रहा है। ठीक है, इसी के लिए आपका दूसरा केस भी है, तो दूसरे केस के लिए आप देख पा रहे हैं जो हम लोगों ने डिराइव किया था वो आपको दूसरे केस के लिए मिल रहा था, है ना। जब क्योंकि हम यहाँ पर जो है किसकी बात कर रहे हैं, दूरदर्शी की बात कर रहे हैं, तो दूरदर्शी के लिए पहला वाला केस, अगर मान लो कि
किसी दूर की वस्तु को हम यहीं से देख रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष की वो बहुत अनंत दूरी से आ रही है, ठीक है। तो काफी ज्यादा अनंत दूरी से जब वस्तु आ रही है तो उसके लिए इस तरीके से हम लोगों को जो प्रतिबिंब बनता है, जिसके लिए हम लोगों ने खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखा, तो इस तरीके से। तो ये मैंने जस्ट आप लोगों को मतलब कि एक रिविजन के लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ये थ्योरीज मैं लेकर के आई थी, ठीक है। डिटेल्ड लेक्चर्स अगर आपको मिलेंगे तो वहां पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी अगर मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इतना एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, या आप इस एक्सप्लेनेशन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो डेफिनेटली आप चैनल पर उन वीडियोस की लिंक जाकर के उन वीडियोस को कंप्लीट जरूर देखेंगे, जहां पर इन टॉपिक्स का आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके फीडबैक पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियोस भी आप डेफिनेटली देख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे हमारे पास जो है 4 नंबर वाले काफी सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर बचे हुए हैं। इनको जल्दी से हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए आपको यहाँ पर क्या करना है, परिणामी विभवांतर की गणना आपको करनी है, प्रतिबाधा की आपको गणना करनी है, वी आई के मध्य समांतर और विद्युत धारा, ठीक है। तो देखो भाई, आरएलसी परिपथ का ये जो डेरिवेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो एमपी बोर्ड का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, ठीक है। इन सभी जगहों में डेरिवेशन पूछता है, और यूपी बोर्ड में आपको न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड के बच्चों को बिल्कुल तैयार रहना है न्यूमेरिकल के लिए, पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी इन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है, तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, मान लो कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीआर परिपथ बना लेंगे। देखो बहुत क्विक एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि ये एलसीआर परिपथ अगर हम लोगों ने बना लिया, ठीक है, ये आर एल और सी। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर क्या देंगे, विभव देंगे, तो विभव वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई के लिए हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को परिपथ में धारा प्रवाहित होकर के मिलेगी, जिसके लिए हम लोगों को क्या करना है, परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होकर मिलेगी, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विभव की बात कर ले, तो यहाँ पर विभव जो है आपका आर के रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में और सी के रिस्पेक्ट में वी आर, वी एल और वी सी आपका होता चला जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जब हम यहाँ पर इसके लिए परिणामी विभव की बात करें, तो परिणामी विभव के लिए आप जो इक्वेशंस लिखेंगे वो इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, v का वर्ग बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के सापेक्ष, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका VL और VC है इन दोनों के सापेक्ष आपका क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कहाँ से मिलता है, तो डेफिनेटली आपके फेजर डायग्राम से मिलता है, क्योंकि अगर हम r के सापेक्ष देखो आपका जो विभव है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका बिल्कुल इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि प्रतिरोध की बात करें, तो धारा और विभव क्या होंगे, ये वी आर और आई आपके क्या होंगे, बिल्कुल एक दिशा में होंगे। लेकिन अगर यही धारा आपकी कहाँ से प्रवाहित हुई, यही धारा आपकी प्रेरकत्व से प्रवाहित हुई, तो प्रेरकत्व के लिए क्या हो जाएगा, तो प्रेरकत्व के लिए अगर मान लो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर धारा बना रखी है, और क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान सेम होता है, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है कि 90 डिग्री पश्चगामी होता है, कौन, धारा, ठीक है। तो क्योंकि धारा आपकी 90 डिग्री पश्चगामी मतलब कि क्या होगी, 90 डिग्री आपका क्या होगा, पश्चगामी होगा, जिसकी वजह से आपका विभव कहाँ पर आ जाएगा, ये जो विभव VL है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यही सेम चीज धारा, क्योंकि धारा तो वही है, धारा वही बहेगी किससे, संधारित्र से भी सेम वही धारा बहेगी, और धारा हमको किस दिशा में बनाना है, तो जिस दिशा में आपका जो है प्रतिरोध के सापेक्ष जो विभव है उसकी दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, संधारित्र के सापेक्ष जो विभव की अगर हम बात करें, तो VC आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब इनके लिए अगर हम परिणामी की बात करें, तो परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी को अगर जैसे कि अगर हम इसको विपरीत दिशा में ले जाकर यहाँ पर अगर हम परिणामी बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, विपरीत दिशा में बनाते हैं यहाँ पर परिणामी, तो ये आपको परिणामी क्या हो जाएगा, VL माइनस VC हो जाएगा, और यहाँ पर VL माइनस VC और ये जो प्रतिरोध के सापेक्ष आपका विभव है, इनकी वजह से आपको क्या मिलता है, परिणामी विभव मिलता है। और यहाँ से इस फेजर डायग्राम से हम लोगों ने क्या किया है, इस इक्वेशन को लिखा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपका VR बराबर क्या है, IR, VL बराबर आपका क्या है, IXL, और VC बराबर क्या है आपका IXC है, ठीक है। XL बराबर आपका ओमेगा L और XC बराबर 1/ओमेगा C। आई होप कि आप लोगों को ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर इस इक्वेशन में, इस ऊपर वाले इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज अगर हम रख देते हैं, ठीक है, इन सारी वैल्यूज को रख करके हम क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों को सेकंड पॉइंट में बोला गया था कि प्रतिबाधा के लिए इक्वेशन निकालो, तो हम प्रतिबाधा के लिए इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे ही हम वैल्यूज रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा V का वर्ग बराबर ये आपका IR का वर्ग
और यहाँ पर हो जाएगा प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी और इस पूरे का वर्ग। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा आई का वर्ग, ये आपका हो गया आर का वर्ग प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग। ठीक है, ये आपका क्या हो गया वी का वर्ग। अगर दोनों पक्षों में मैं वर्गमूल कर दूंगी तो वर्गमूल करने से आपका क्या होगा, दोनों पक्ष का जो वर्ग है वो आपका हट जाएगा और ये वी बाई आई आप इसको पक्षांतर करके लिख सकते हैं और ये आपका वर्गमूल में आ जाएगा आर का वर्ग प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग। आपको पता है कि जो v बाई आई है वो क्या होता है, प्रतिरोध के लिए होता है। अब क्योंकि हम यहाँ पर आरएलसी परिपथ के प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो आरएलसी परिपथ के प्रतिरोध को हम प्रतिभाषा से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जेड अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको पहले से पता हो। तो अगर आपको पहले से पता नहीं है तो मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक में लिखेंगे कि इस टॉपिक पर वीडियोस लेकर के आइए मैम, तो डेफिनेटली उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के आऊंगी। क्योंकि जो लाइव डाउट सेशन लेती हूँ तो कई बार डाउट सेशन में बच्चे पूछते हैं कि मैम प्रतिघात और प्रतिबाधा के बीच में हमको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो मैम आरएलसी परिपथ का डेरिवेशन हमसे बनता नहीं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन सिर्फ उन्हीं से बन पाएगा जिसको ऑलरेडी ये आता है, तो उनके लिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो या तो चाहे डिटेल लेक्चर यहाँ पर पर्टिकुलर इन टॉपिक्स का देख सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल जीरो पर हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर में मिल रहे हैं, इन मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को ही एटलीस्ट अगर आप अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर कर लोगे ना तो आपको अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो बचा हुआ जो समय है, बिल्कुल हर रात आपको ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोना है, बहुत कम से कम सोना है। और जो बचा हुआ समय, मान लो कि किन्हीं के एग्जाम में 1 महीना या किन्हीं के एग्जाम में 2 महीना आपका बचा हुआ है, तो बचे हुए समय में बिल्कुल रगड़ के प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है इन मॉडल पेपर के क्वेश्चंस की, केवल इन क्वेश्चंस की। चैप्टर वाइज मत जाओ, केवल इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या मिल गया, प्रतिबाधा मिल गया। और प्रतिबाधा के अलावा अगर हम धारा के लिए इक्वेशन लिखे तो धारा के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास पहले से था, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, धारा के लिए क्या होता है, वी बाई जेड। वी बाई जेड आपका होता है कि नहीं। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, धारा के लिए इक्वेशन अगर लिखें तो ये आपका हो जाएगा क्या, आई नॉट बराबर वी नॉट बाई जेड। तो पहले क्योंकि धारा के लिए आपका जो इक्वेशन है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आपका -5 होगा +5 होगा, वो तो हम लोगों को पता चलेगा आगे चल करके, लेकिन उसके लिए आपको आई नॉट चाहिए। तो आई नॉट के लिए वी नॉट बाई जेड आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जेड की जगह में आप ये वैल्यू लिख लोगे, आर का वर्ग प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग, वर्गमूल में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई नॉट के लिए वैल्यू हो गया। ठीक, अब ये आई नॉट की जो वैल्यू है इसको आप क्या कर सकते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी में वैल्यू रख के आप क्या कर सकते हैं, धारा का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर धारा के लिए अगर इक्वेशन लिखूं तो आई बराबर क्या हो गया, वी बाई जेड, और ये आपका हो गया वी नॉट बाई जेड, और ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट बाई जेड की वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इस वैल्यू को रखोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी आप लोगों को मिल गया। मतलब कि धारा के लिए इक्वेशन मिल गया, जो हम लोगों को यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि विद्युत धारा के लिए इक्वेशन लिखो। अब यहाँ पर वी और आई के मध्य जो कोण है उसकी भी बात हमें यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है जिसको हम क्या करते हैं, फाई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो ये कोण है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, tan फाई लिख सकते हैं। तो tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो क्योंकि यहाँ पर जो लंब है वो VL माइनस VC है, आपका क्या होगा, लंब होगा। और आधार में आपकी वैल्यू क्या है, आधार में आपकी वैल्यू है क्या, VR। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा VL माइनस VC बटे VR। अब क्योंकि हम VL और VC और VR की वैल्यूज अगर हम यहाँ पर रखे तो IR IXL और IXC लिखेंगे, जिससे II आपका कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका XL माइनस XC बटे आपका ये क्या आ जाएगा, R। तो इस तरीके से हम क्या कर लिए, यहाँ पर फाई की वैल्यू भी निकाल लिए, मतलब कि V और I के बीच का जो कोण है इसकी वैल्यू। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, थॉरली हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर। तो पिछले मॉडल पेपर में भी ये हमारा क्वेश्चन हमको मिला था, यहाँ पर भी मिल रहा है, तो इसलिए मैं काफी ज्यादा क्विकली आगे बढ़ूंगी। ट्रांसफार्मर बहुत सिंपल है कि भाई एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, यहाँ पर विभव या धारा के मान को अगर हमें बढ़ाकर या घटाकर क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह में भेजना है, ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रांसफार्मर के लिए डायग्राम है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये इस्पात का क्या बना होता है, इस्पात का ये क्रोड बना होता है। ठीक है,
अब इस इस्पात के क्रोड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाइंडिंग्स हम लपेटते हैं। तो ये आपका प्राथमिक और ये आपका द्वितीयक, और प्राथमिक और द्वितीयक के लिए भी वाइंडिंग्स, और उसके आधार पर ये उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या बना सकते हैं हम इसको, कि अगर मान लो कि सेकेंडरी में हमारे वाइंडिंग्स की संख्या ज्यादा रही तो वो क्या होगा, हमें उच्च विभव देगा आउटपुट में, तो वो आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर। अगर आपके सेकेंडरी में यानी कि द्वितीयक में वाइंडिंग्स की संख्या कम रही तो वो आपको निम्न विभव मतलब देगा, तो निम्न विभव देगा तो उसको हम क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसका वर्णन भी आप डेफिनेटली देख पाएंगे। बाकी अगर मान लो कि यहाँ पर तो केवल सिद्धांत और रेखा चित्र और परिणमन अनुपात का सूत्र पूछा है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन दूसरे बोर्ड एग्जाम्स में आया तो उसमें आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना होगा कि हम इस्पात का क्रोड ले रहे हैं, इस्पात का परतदार क्रोड लेते हैं। ये कैसा होता है, ये आपका परतदार बना होता है। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर देखा होगा तो आपको डेफिनेटली वहां पर मिल जाएगा इसका कंप्लीट डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो जरूर आप देखिए उस मॉडल पेपर को। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले सारे वीडियोस की लिंक आपको या प्लेलिस्ट की लिंक आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इसी ट्रांसफार्मर को आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में इस तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। या आप देख सकते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए बताया गया है आपको वाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, वाइंडिंग्स, क्योंकि हमारा जो निवेशी और निर्गत वोल्टता है वो हमारे वाइंडिंग्स यानी कि फेरों की संख्या पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या रिलेशन मिल जाता है इनका। अब ये रिलेशन जैसे ही हम लोगों को मिल जाता है, इसके बाद अगर सिद्धांत की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर 2 कुंडलियां हैं, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली, तो बहुत सिंपल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण ही हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोगों को यहाँ पर प्रेरित धारा मिल रही है। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, सिद्धांत। अब सिद्धांत के बाद आप देख पा रहे हैं बनावट के बारे में भी यहाँ पर व्याख्या करी गई है। अब करना क्या है इसके बाद, आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो हमारा फैराडे का नियम होता है, जो बेसिक्स है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अन्योन्य प्रेरण के लिए, ठीक है, वही सूत्र आप लोगों को यहाँ पर लिखना है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर आप क्या करोगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को अगर डिवाइड करोगे तो ये जो रिलेशन हम लोगों ने पहले ये जो लिखा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विभव और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सेम ही होगा। ठीक है, तो या तो आप प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में लिख सकते हो या तो विभव के रूप में मिल सकते हो। तो ये जो परिणमन अनुपात के रूप में आगे चल करके यही इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये परिणमन अनुपात के रूप में हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। अब क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जो है धारा और विभव के बीच का भी रिलेशन पता है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो पहले हम लोगों को इक्वेशन नंबर 5 में जो मिल रहा था, इससे अगर हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर फाइनली हम लोगों को जो रिलेशन मिल रहा है परिणमन अनुपात का, ये मिल रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशन से अगर आपको न्यूमेरिकल पूछेगा तो इस रिलेशन से ही पूछेगा। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड उच्चाई ट्रांसफार्मर या अपचाई ट्रांसफार्मर या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो बिल्कुल आपको इसके लिए रेडी रहना है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी ट्रांसफार्मर वाला पूरा होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपके लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। 2 क्वेश्चंस बचे हैं, बहुत ही क्विकली हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो आपकी अक्षीय स्थिति पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक द्विध्रुव बनाएंगे। आई होप कि आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में पता होगा। समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अगर क्या होते हैं, बहुत ही न्यूनतम दूरी पर रखे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर द्विध्रुव के बीच का जो पॉइंट है उसको हम क्या ले रहे हैं, केंद्र बिंदु। हम यहाँ पे मुख्य बिंदु केंद्र बिंदु ले रहे हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं, अगर बीच की दूरी अगर हमने 2a ली है तो उनको हाफ हाफ में डिवाइड करके हमने क्या ले लिया, a और a ले लिया। अगर अक्ष के किसी बिंदु पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो मान लो कि m बिंदु आपका यहाँ पर है, तो केंद्र से हम दूरी क्या लेते हैं, r लेते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए हमको r दूरी चाहिए होती है। ये दूरी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ऋणात्मक आवेश से इस दूरी को हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस ए। धनात्मक आवेश से इस दूरी को देखें तो क्या हो जाएगा, r प्लस ए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत आपका लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। एक बार धनात्मक आवेश से m बिंदु पर तीव्रता और एक बार ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु m पर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपका लग जाएगा। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख लिया है, इक्वेशंस लिख लिया है। ओके, एक बार प्रश्न को वापस से पढ़ लेते हैं। आई थिंक हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, हाँ जी बिल्कुल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछा गया है हमें। यहाँ पर जो है आपको विभव का व्यंजक दिया हुआ है इक्वेशन डेरिवेशन में।
ओके, क्योंकि हमको तीव्रता का व्यंजक पूछा है तो यहाँ पर क्योंकि विभव का व्यंजक दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर दो क्वेश्चंस आप इस तरीके से देख पा रहे हो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर विभव के लिए इक्वेशंस देखा, वैसे ही आप यहाँ पर साइड में क्या कर सकते हैं, तीव्रता के लिए भी व्यंजक लिख सकते हैं। तो मान लो कि ये E1 और E2 आपका जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युतांक को अगर आप लिखना चाहे तो, नहीं लिखना चाहे तो, एक ही मतलब है। ठीक है, तो आपके पास कितना समय है उसके अकॉर्डिंग, अब क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें तो सेम होगी, लेकिन बस यहाँ पर ये जो दूरियां हम लोगों ने ली है, ठीक है, देखो मैंने जो आपको समझाया था वो आपको लेफ्ट साइड में धनात्मक और राइट साइड में ऋणात्मक आवेश लेकर के समझाया था, यहाँ पर विपरीत दिया हुआ है, तो दोनों के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे चलकर केवल धन और ऋण का जो अंतर आएगा वही अंतर आएगा जो कि आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के जो दिशाएं हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी होगी कि आपकी जो क्षेत्र की तीव्रता है वो आपके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है या विपरीत दिशा में है, उसी के आधार पर। तो दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये r माइनस, मैंने जैसे कि a लिया, यहाँ पर l लिया हुआ है, तो ये r माइनस l का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, r प्लस l का वर्ग होगा। ये आपकी इच्छा है कि आप l से रिप्रेजेंट करे हो या a से रिप्रेजेंट करे हो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपके लिए जो ऑलरेडी सॉल्यूशन लेकर आया, इसीलिए ताकि मैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि लिखने में समय लगता है और इतना समय हमारे पास नहीं है, और इसलिए आप फटाफट से सॉल्यूशन आप देख पाए, है ना, और अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो गया, दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप क्या करोगे, आप इसको जोड़ दोगे। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर आ जाएगा, तो जब स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पर का जो हिस्सा है कैलकुलेशन का, यही बस थोड़ा सा आपका जो है क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन यहाँ पर बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर बड़ा कैलकुलेशन होता है तो क्या होता है, ये आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर आपका यहाँ पर आता है, और बाकी ये आपका ये आर प्लस एल का वर्ग माइनस आर माइनस एल का वर्ग, और यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र लिख करके आगे जब आप सॉल्व करते हो, फाइनली जब आप सॉल्व करते हो, तो यहाँ पर आपको फाइनली जब सॉल्यूशन आप कर रहे होते हो, तो यहाँ पर q इंटू 4l अपॉन ये आपको क्या मिलता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर r का वर्ग माइनस l का वर्ग और इस पूरे का वर्ग, क्योंकि जो आपका ये जो r है वो कहीं बड़ा है किसकी, l की तुलना में, तो हम l के वर्ग को यहाँ पर जब कैंसल आउट कर देते हैं, तो जैसे ही हम l के वर्ग को यहाँ पर कैंसल आउट करते हैं, तो हमारे पास बचता क्या है, तो केवल और केवल ये r का वर्ग और उसका वर्ग, तो मतलब r की घात 4 यहाँ पर हो गया, ऊपर में एक r भी हमारे पास यहाँ पर आता है। जैसे ही आप डेरिवेशन को हल करते हो तो एक r और एक r यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फाइनल समीकरण आप लोगों को मिलता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ये आप लोगों को मिल जाता है अक्षीय स्थिति के लिए क्या, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और r की घात 3, जहां पर आप देख पा रहे हो कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी की r की घात 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और आपकी जो आपका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये चीजें। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है। तो चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर आपके दो क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो विभव के लिए भी पूछ सकता है या तीव्रता के लिए भी पूछ सकता है। तो इसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पर ये जो बीच का हिस्से का जो कैलकुलेशन है यहीं पर थोड़ा स्लाइड डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें आपकी वही होनी है। ठीक है, तो ये आपका फाइनली क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, जो मैंने आपको तीव्रता के लिए बताया, यहाँ पर विभव के लिए लिखा हुआ है। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, व्यंजक लिखना है, और कौन कौन से कारक यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, धारिता को प्रभावित कर रहे हैं, ये भी हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम ये डेरिवेशन ये देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि जो समानांतर प्लेट संधारित्र किस तरीके से आपका बना हुआ है, और दोनों प्लेट्स को क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आवेशित कर रहे हैं, तो मान लो कि पहले वाला प्लेट का अगर क्षेत्रफल a, तो दूसरे वाले प्लेट का भी क्षेत्रफल a ही होगा, और इन प्लेट्स को आवेशित किया गया तो पहला वाला प्लेट आपका धनात्मक आवेश से आवेशित होगा और दूसरा वाला प्लेट जो है आपका क्या होगा, ऋणात्मक आवेश से आवेशित होगा, और जैसे ही आवेशित होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल भी बनेगा। तो दोनों प्लेट्स के लिए अगर पोटेंशियल और इनके बीच में पोटेंशियल मतलब कि विभव, तो दोनों के बीच का विभवांतर भी होगा v1 माइनस v2। ठीक है, अब इनके बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होंगी डेफिनेटली, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए सिग्मा को लिख सकते हैं। तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है v बराबर ई इंटू डी का जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपका कहाँ से आया, ई बराबर वी बाई डी से।
ठीक है, हमने यहीं इसी को रीअरेंज करके लिखा है और क्योंकि हमको यहाँ पर ये रिलेशन पता है तो हम क्या करेंगे, ई की जगह में ये वैल्यू रखेंगे और ये वैल्यू रखेंगे और इसके अलावा हमको क्यू बराबर सी वी भी पता है। यहाँ से सी बराबर आपका क्या होता है, क्यू बाई वी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, Q बाई वी के फॉर्म में लिख करके आप जो है क्या कर सकते हो, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आप निकाल सकते हो। और आप देख पा रहे हो कि किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा है, तो जो धारिता है वो आपके क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, इसके अलावा दोनों प्लेट्स की दूरी पर निर्भर कर रहा है। प्लेट की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है और क्षेत्रफल के अनुत्क्रमानुपाती है। यही चीज आगे आपको डेरिवेशन के फॉर्म में मिलेगी। जो भी चीजें मैंने आपको बताया है आप देख सकते हो, फटाफट क्विक एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। यहाँ पर आप परावैद्युतांक को लेते हुए भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। अगर आप परावैद्युतांक को लेते हुए एक्सप्लेनेशन करोगे तो आपका ये जो क्षेत्रफल का विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो सूत्र है ये आपका क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, बस यही अंतर होगा जिससे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये जो आपका सूत्र है किसके लिए, धारिता के लिए, वो आपको इस रूप में मिल जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर आपका परावैद्युतांक क्या है, अगर 1 है, परावैद्युतांक आपका क्या है, अगर 1 है तो आपको क्या मिल जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यहाँ पर वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.85 गुणा 10 की घात -12 फैरेड पर मीटर होता है। ठीक है, अब किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो मैंने आपको बताया कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी, अगर बीच की दूरी बढ़ेगी, अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता आपकी क्या होगी, घटेगी। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये रिलेशन आपको यहाँ पर बता दिया गया और इसी के साथ आपका ये जो मॉडल क्वेश्चन है वो आपका पूरा कंप्लीट होता है। ये मॉडल पेपर, सेकंड मॉडल पेपर जो अनिल ने भेजा था, एमपी बोर्ड का मॉडल पेपर, हर बोर्ड के बच्चों के लिए यहाँ पर तैयारी हो रही है, क्योंकि भले ही बोर्ड्स अलग हो पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके वही रहने वाले हैं। और क्योंकि काफी समय हो चुका है, इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करनी है ताकि वो सारे बच्चे अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो, आपके टॉपिक्स पर भी वीडियोस यहाँ पर इस चैनल पर आए, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप से हम मुझसे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी नए मॉडल पेपर के साथ और तब तक के लिए बाय बच्चों।